जादुई टूटी हुई सिलाई मशीन। केशवपुर गांव में प्रेमलता का एक पूरा सुखी परिवार रहता था। प्रेमलता का पति श्याम एक किसान था। प्रेमलता और श्याम दोनों अनपढ़ थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे राघव और गुड़िया पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर हो। राघव इसी बार 12वीं की कक्षा में प्रथम स्थान से पास किया था। पिताजी और माँ, देखो मेरा रिजल्ट आ गया। मैं तो इस बार फर्स्ट आया हूँ। ऐसे ही पढ़ाई कर बेटा, मन लगाकर। माँ, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे शहर जाना होगा। लेकिन मैं भला शहर कैसे जा सकता हूँ? शहर में पढ़ाई के तो बहुत पैसे लगते हैं ना। इसलिए मैंने सोच लिया इसी गांव में रहकर आप लोगों के साथ मैं खेती बाड़ी करूँगा। क्या मैं तुम्हें दिन रात पेट काट कर इसी दिन के लिए पढ़ा रही हूँ कि तू भी एक गरीब किसान बनकर हम ही के तरह खेती करता रहो? बेटा, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद जुड़ी है। हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ली, पर तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो और एक अच्छे मुकाम पर जाकर घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सको, ताकि मेरी गुड़िया की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न हो। इसलिए मैं आज ही सेठ से पैसे लेकर तुम्हें शहर भेजने की तैयारी करता हूँ। ठीक है पिताजी, जैसी आप लोगों की मर्जी। राघव माँ बाप से पैसे लेकर शहर पढ़ने के लिए चला जाता है। इधर श्याम दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता और उससे जो भी पैसे मिलते उसे राघव के पढ़ाई के लिए शहर भेज देता था। और इधर राघव शहर जाकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अजी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? आज वो सेठ पैसे मांगने आया था और वह कह रहे थे अगर हम लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए तो यह घर खाली करके हमें जल्द ही जाना होगा। तुम चिंता मत करो प्रेमलता, अब हमारा बेटा डॉक्टर बनने ही वाला है। उसके डॉक्टर बनते ही हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है जी। अगर वह डॉक्टर बनने के बाद भी पैसे नहीं चुकाया तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी बेटी गुड़िया का ब्याह कैसे हो पाएगा? प्रेमलता, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। तू तो खामखा की चिंता करती रहती हो। वहीं दूर खड़ी गुड़िया अपनी माँ बाबा की सारी बातें सुन रही थी। श्याम को अपनी दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इधर राघव की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और वो डॉक्टर बन जाता है। एक दिन प्रेमलता अपने बेटे से फोन पर बात करते हुए कहती है, बेटा राघव, अब तो तुम डॉक्टर भी बन गए हो बेटा। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो सेठ जी से कर्जा लिया था वो कर्जा अब चुका देना चाहिए बेटा। मैंने बहुत मुश्किल से उसे 1 वर्ष का समय लिया था। ठीक है माँ, मैं सेठ के पैसे चुका दूंगा, लेकिन थोड़ा समय चाहिए माँ। अभी मैं अपने लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनवा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अपनी बेटे की बात सुनकर प्रेमलता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। माँ को इतना ज्यादा परेशान देखकर गुड़िया मन ही मन अपने कुछ काम करने का सोच लेती है और वह अगले ही दिन काम की तलाश में घर से निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो कि अपने एक छोटे से दुकान पर सिलाई कर रही होती है। और वह जब उस दुकान पर पहुंचती है तो वह जानती है कि उस बूढ़ी औरत को तो सही से दिखाई भी नहीं देती और फिर भी वह कपड़े सिलने की काम करती है। यह देखकर गुड़िया उनसे कहती है, लाओ अम्मा, मैं आपकी सुई में धागा लगा देती हूँ। अरे गुड़िया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अम्मा, मैं यहाँ से जा रही थी तो आपको देखकर आपकी मदद करने यहाँ आ गई। क्या बात है गुड़िया, सब कुछ ठीक है ना? तुम तो परेशान दिख रही हो। अम्मा, मैं खुद से कुछ अपना काम करके अपने माता पिता का मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वह अम्मा थोड़ी देर सोचने
सीखने के बाद गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, क्या तुझे सिलाई करने आती है? नहीं अम्मा, मुझे तो सिलाई करना नहीं आता और मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। अरे बेटा, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिलाई करना सिखा दूंगी। ये एक टूटी हुई सिलाई मशीन है, इसे तुम लेकर जा सकती हो। इस सिलाई मशीन से तो पहले जैसा काम भी नहीं होता है बेटा। पर अम्मा, आपको देने के लिए मुझे एक भी रुपये नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा, जब तुम कमाने लगेगी तो मुझे पैसे दे देना। चलो अभी ले जाओ, और अब तुम हर दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हें जल्दी सिलाई मशीन का काम सिखा दूंगी। जी अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया के चले जाने के बाद वह अम्मा मन ही मन सोचती है, मैंने गुड़िया को सिलाई मशीन देने का यह निर्णय बहुत सही लिया है, और उसे पता भी नहीं है कि यह मशीन तो जादुई सिलाई मशीन है। कोई बात नहीं, उसे जल्द ही पता चल जाएगा, फिर उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। गुड़िया घर आके अगले दिन का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही काम खत्म करके गुड़िया सिलाई मशीन का काम सीखने चली जाती है, और वो अम्मा उसे बहुत अच्छे से सिलाई मशीन का काम सिखाती है, और उसकी काम करने की चाह को देखकर उसकी अम्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हफ्ते भर काम सीखने के बाद गुड़िया उस सिलाई मशीन को लेकर अपने साथ घर चली जाती है, और वह घर जाके सिलाई का काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी पड़ोस की कावेरी प्रेमलता के पास आती है। अरे प्रेमलता बहन, तुम्हारी बेटी कपड़े सिलती है क्या? हाँ, उसने अभी अभी ही सिलाई का कोर्स किया है और वह बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। अरे मुझे भी अपने बेटी के लिए एक ड्रेस सिलवानी है, क्या तेरी गुड़िया सी देगी? अरे क्यों नहीं, आप अपने बेटी का कपड़ा और उसका नाप उसे दे देना, वो अच्छे से बना देगी। अगले दिन कावेरी कपड़ा और उसका नाप लेकर उसके पास आती है। बेटा ये लो कपड़े, इसका इतना अच्छा ड्रेस बनाना कि यह देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाए। ठीक है कावेरी आंटी। गुड़िया कपड़े को काट कर एक सुंदर सा ड्रेस बना देती है। ड्रेस इतना अच्छा बनता है कि सभी लोग गुड़िया से ही ड्रेस बनवाने आने लगती है, और इस तरह गुड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और गुड़िया के पास पैसे भी इकट्ठे होने लगते हैं। गुड़िया उस पैसे को लेकर सबसे पहले अम्मा के पास जाती है। अम्मा अम्मा, आप कहाँ हो अम्मा? गुड़िया बेटा, मैं इधर हूँ गुड़िया बेटा। अम्मा आप ये लीजिए सिलाई मशीन के पैसे। अभी मैं इतने पैसे ही कमा पाई हूँ, और बाकी के पैसे मैं कमा कर आपको दे दूंगी। गुड़िया बेटा, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इन पैसों को तुम अपने पास रखो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये तुम्हें बहुत काम देगी। क्या बात बताना चाहती है अम्मा? गुड़िया बेटा, जो सिलाई मशीन मैंने तुम्हें दिए हैं वह कोई मामूली सिलाई मशीन नहीं है, बल्कि वह जादुई सिलाई मशीन है बेटा। तुम जितने भी कपड़े दिन भर काट के उस सिलाई मशीन के पास रात में रखोगी, वह रात भर में अपने आप सिल जाएगी बेटा। पर अम्मा अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। गुड़िया बेटा, अभी तक तुम काम में निपुण हो गई हो और तुम कमाने के लायक भी हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात अब बताई है। और अब तुम जाओ, अब तुम्हारी सिलाई मशीन तुम्हारी सहायता करेगी। धन्यवाद अम्मा, आपने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका सदा आभारी रहूंगी। अब तुम जाओ और अपनी घर जाओ। और रात में गुड़िया उस सिलाई मशीन के पास कपड़ा रख देती है और वह सोने चली जाती है। और वह सुबह उठकर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लहंगा की तरह एक फ्रॉक बना हुआ था। अब गुड़िया इसी तरह बहुत सारे कपड़े सिलाई मशीन के पास रख देती थी, और वह सुबह खुद ब खुद सिल जाता था, और वह जादुई मशीन द्वारा बनाया गया ड्रेस सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता था। अब उसके सिलाई मशीन का दूर दूर तक चर्चा होने लगता है, और इस तरह गुड़िया को एक बहुत बड़ी कंपनी से सिलाई करने का ऑर्डर मिलता है। गुड़िया ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर तुम ये ऑर्डर को सही से कंप्लीट कर दोगी तो तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए मिलेंगे।
और तुम्हें इस कंपनी का सारा ऑर्डर भी दे दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए मैम, आपको ऑर्डर सही समय पर मिल जाएगा। गुड़िया सारे कपड़े को काटकर सिलाई मशीन के पास रख देती है और वह सोने चली जाती है। और गुड़िया जब सुबह उठती है तो सारे कपड़े सिले हुए होते हैं और ऐसे ही 5 दिन में सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। हेलो मैम, आपके सारे कपड़े तैयार हो गया है, अब आप इसे आकर ले जा सकते हैं। अगले दिन, अरे वाह गुड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम दिनों में इतने खूबसूरत और अच्छे ड्रेस बनाकर तैयार कर दिया तुमने। वेल डन गुड़िया, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया मैम। गुड़िया उस पैसे को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उन पैसों को लेकर पिताजी के पास जाती है। पिताजी ये लीजिए पैसे, इन पैसों को लेकर आप सेठ जी के पैसे चुका दीजिए। ये सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाता है। जिस बेटे को मैंने पेट काट काट कर पढ़ाया उसे ही मेरी कोई फिक्र नहीं है, और तू बेटी होकर भी हमारे लिए इतना सब कर रही है। पिताजी मैं आपके बेटे से कम नहीं हूँ और आप चिंता मत कीजिए, हमारे रहते हुए आपको किसी चीजों की कमी नहीं हो सकती। श्याम सेठ को पैसे देकर उनका कर्जा चुका देता है और अब गुड़िया के पास काम का कोई कमी नहीं होती है और वह बहुत जल्द एक बड़ा सा घर बनवाती है और उसके घर में वह हर सुख सुविधा थी जो उनके पास होनी चाहिए। गुड़िया अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत ज्यादा नाम और पैसे कमाती है और अब हर किसी को गुड़िया पर गर्व होता है। तभी एक दिन राघव घर आता है और वो अपना घर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उनका घर अब हवेली की तरह हो गया था। माँ, पिताजी, क्या यह हमारा घर है? हाँ राघव, ये हमारा ही घर है और यह सब हमारी बेटी गुड़िया ने अपनी मेहनत और दम पर इतना बड़ा किया है। क्या गुड़िया ने? हाँ श्याम बेटा, गुड़िया ने ही यह सब किया है। हाँ, यह हमारी लक्ष्मी बिटिया ने ही किया है। तुमने तो सही समय पर हम लोगों से मुंह भी मोड़ लिया था। अब क्या लेने आए हो यहाँ? ये सब सुनकर राघव को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह अपने माँ पिताजी से माफी मांगते हुए कहता है। माँ, पिताजी, मुझे शहर में अपना काम चलाने के लिए हॉस्पिटल बनवाना बहुत जरूरी था, इसलिए पहले मैं अपना भला न सोचकर औरों की भला करना सोचा, परंतु अफसोस इसके बदले आप लोगों को इतना दुखों से गुजरना पड़ा, इसलिए मुझे माफ कर दिए। माँ पिताजी, माफ कर दीजिए। और फिर माता पिता उसे माफ कर देते हैं और फिर सभी लोग हंसी खुशी उस जादुई सिलाई मशीन के साथ रहने लगते हैं।